दोस्तों यूपी ट्रिपल एस सी पीटी की परीक्षा जो कि हुई थी कब 24 अगस्त को हुई थी। तो इसमें सेकंड शिफ्ट का जो क्वेश्चन पेपर था उसको हमने डिस्कस कर लिया था। लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाकर देख लीजिएगा अगर आप देखना चाहते हैं। और ये बहुत ज़रूरी है कि आप इन प्रश्नों को ज़रूर देखें और उसको याद भी रखें, क्योंकि आने वाली परीक्षाओं में ये प्रश्न संभावित है। कम से कम आपको पैटर्न जो होता है ना वो समझ में आ जाता है कि किस प्रकार के जो प्रश्न हैं वो अब परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। तो आपने परीक्षा दी है या नहीं दी है, ये क्वेश्चन आपको जरूर देखने चाहिए अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो ये वीडियो है इसमें हम शिफ्ट 1 यानी कि जो परीक्षा हुई थी सुबह 10 से 12 के बीच में उसका जो क्वेश्चन पेपर है उसको करेंगे डिस्कस। तो ये जो सीरीज है एच है, आपको बता दें कि 2 घंटे की परीक्षा हुई थी और मैक्सिमम मार्क यहाँ पर 100 था, 1/4 नेगेटिव मार्किंग थी। और ये भी था कि कुल मिला के जो 100 प्रश्न थे इसके लिए आपको 2 घंटे का समय दिया गया था। इसमें जो मैथ का पोर्शन रहा वो थोड़ा सा मतलब इसे आप कह सकते हैं टफ नहीं कर सकते आप, बस ये समझिए कि जो लोग प्रैक्टिस कर रहे थे तो उनके लिए बहुत ही अच्छा था, और जो लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे थे तो उनके लिए थोड़ा सा ये समय लेने वाला था। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम जो क्वेश्चन थे वो यहाँ पर ग्राफ पर आधारित थे। तो 1 to 5, इसके बाद 6 to 10, और उसके बाद फिर यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है मतलब क्वेश्चन नंबर 11 to 15, और साथ ही साथ 16 to 20। तो इतने प्रश्न तो आपके जो है ग्राफ पर या फिर टेबल पर आधारित थे। तो यहाँ पर हम इन प्रश्नों को डिस्कस नहीं कर रहे हैं, इन प्रश्नों के लिए एक अलग वीडियो होगा जिसमें हम शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 के जितने भी प्रश्न हैं उनको जो है डिस्कस करेंगे। और देखिए फ्रेंड्स, ये जो वीडियो होगा जिसमें हम शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 के जो प्रश्न हैं उसको करेंगे डिस्कस, तो वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि आगामी जो परीक्षा होने वाली है यूपी ट्रिपल एस सी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं उसमें ये प्रश्न जरूर आएंगे और इससे आपको एक पैटर्न एक ट्रेंड का पता चल जाएगा। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से, यानी कि 21वां प्रश्न क्या था कि निम्न में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे। तो देखो ये जो प्रश्न है, अब यहाँ पर इतिहास से संबंधित प्रश्न कई सारे पूछे गए थे और काफ़ी अच्छे प्रश्न थे। तो फिलहाल इसका उत्तर ऑप्शन सी है, तुकाराम, ऑप्शन सी। और बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, ये प्रश्न पूछा गया था। इसका उत्तर था लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन ए। चरक संहिता किससे संबंधित है, तो आप जानते हैं चरक संहिता का संबंध जो है ये चिकित्सा से था। प्रश्नों का जो स्तर था इसे आप मतलब इजी टू मॉडरेट में ही रखेंगे, बहुत अधिक कठिन प्रश्न तो मुझे नहीं मिले थे। भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का काल क्रमानुसार सही क्रम क्या है, तो यहाँ पर आपको बताना है। तो देखो जब आप हिस्ट्री पढ़ो तो कम से कम इतना जरूर ध्यान में रखना कि इनका जो रिलेटिव पीरियड है वो क्या है। जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 24 में, तो यहाँ पर सबसे पहले आएगा इल्तुतमिश के बाद आएगा फिर आपका यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी, फिर आता है शेरशाह सूरी और फिर आता है अकबर, यानी कि विकल्प ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 25, तो इनमें से किसे भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है, तो आप जानते हैं दादा भाई नौरोजी। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन पूछे गए थे। और 1915 और 16 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग आंदोलन हुआ था, तो ये एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक के नेतृत्व में हुआ था। तो विकल्प सी इसका यहाँ पर सही था। और प्रश्न पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। देखो जब प्रश्न आप पढ़ो तो थोड़ा ध्यान से पढ़ा करो, कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो इसमें था AD 1709 औरंगजेब की मृत्यु, ये सही नहीं है, बाकी सब यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट थे, ठीक है। और करो या मारो का नारा तो आप जानते ही हैं, डू और डाई महात्मा गांधी ने दिया था, ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। और निम्न का मिलान करें, तो यहाँ पर आप जानते हैं कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, राजा राम मोहन राय ने, तो तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी स्वामी विवेकानंद के द्वारा। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती, और सत्य शोधक समाज की स्थापना की गई थी ज्योतिराव फुले के द्वारा, ज्योतिराव फुले। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था यहाँ पर कि सलालपन बिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो देखिए ऐसे ऐसे प्रश्न आए थे जो कि थोड़ी सी मतलब स्टडी आपसे मांग रहे थे, और खासतौर से जो करंट है तो करंट तो बहुत ही डीप प्रश्न पूछे गए थे। मैं तो यही कहूँगा कि जो लोग करंट को रेगुलर नहीं पढ़ रहे हैं तो उनके लिए करंट काफ़ी टफ रहा होगा। सलालपन बिजली परियोजना जो थी ये चिनाब नदी पर स्थित है, विकल्प डी सही है। और वसंत विषु, जैसा कि आप जानते हैं 2 विषु होते हैं ना, कौन कौन से, एक होता है वसंत विषु, दूसरा कौन सा होता है वर्नर इक्विनॉक्स एंड विंटर इक्विनॉक्स। तो ये कब कब होता है, 21 मार्च और 22 दिसंबर को। तो इसका सही आंसर था वसंत ऋतु कब होता है, 21 मार्च को होता है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। राजस्थान में खेतड़ी परियोजना जो है ये तांबे के लिए जानी जाती है, तो विकल्प डी इसका सही था। और जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया
तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया। अब देखो यहाँ पर जो प्रश्न है इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। बहुत सारे लोगों ने इसका उत्तर मुझे लगता है कि पट्टाभी सीताराम रमैया पर लगाया होगा, जो कि गलत हो जाएगा। सही उत्तर उसका ऑप्शन डी है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। और निम्नलिखित में से कौन सी हिमालयी नदी तंत्र की नदियां हैं। देखो यहाँ पर प्रश्न क्या है, हिमालयी नदी तंत्र की नदियां, तो इसका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर गंगा और ब्रह्मपुत्र। तो 2 और 3 विकल्प यानी कि यहाँ पर जो विकल्प है ऑप्शन ए, ये यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है। बैंक दर का अर्थ क्या है, बैंक रेट क्या कहते हैं। तो ये देखो देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर जो होती है इसको जो है क्या कहते हैं, इसे बैंक रेट कहते हैं। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 36 आपके सामने है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पर स्थित है। तो ये असम में स्थित है, विकल्प ए यहाँ पर सही है। एक्चुअली में जो असम है, अब यहाँ पर कुल मिला के 7 नेशनल पार्क हो गए हैं और 7 आपको रटा हुआ होना चाहिए। ठीक है। सबसे अधिक जो नेशनल पार्क हैं वो कहाँ पर है, तो मध्य प्रदेश और अंडमान निकोबार में हैं। कितने हैं, 9 हैं। ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 37। प्रश्न था कि इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है। तो इस प्रकार की जो अर्थव्यवस्था है ये आपको चीन में देखने को मिलेगी और इसे कहते हैं पूंजीवादी यानी कि कैपिटलिस्ट। ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। 100 रुपए का नोट किसके द्वारा हस्ताक्षरित होता है। फ्रेंड्स 100 रुपए का नोट किसके द्वारा हस्ताक्षरित होता है, अगर ये प्रश्न आया था तो इसका उत्तर था ऑप्शन सी यानी कि आरबीआई के गवर्नर। ठीक है। और यदि आरबीआई नकद कोषानुपात को घटा दे, इफ आरबीआई रिड्यूसेस द कैश रिजर्व रेशियो व्हाट विल हैपन टू द क्रेडिट क्रिएशन। तो देखो इसमें सही आंसर होगा बढ़ जाएगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। अब देखना ये है कि इसका उत्तर ऑब्वियसली क्या आता है। और भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य और स्वच्छता किसमें शामिल है। तो देखो यहाँ पर इसका उत्तर बहुत सारे लोगों ने डेफिनेटली दिया होगा ऑप्शन ए समवर्ती सूची में, जो कि गलत हो जाएगा। ये राज्य सूची का विषय है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था किसके अंतर्गत रखी गई है, ये प्रश्न पूछा गया था। तो पंचायती राज व्यवस्था जो है ये किसके अंतर्गत है, तो ये राजनीति निदेशक तत्व यानी कि ऑप्शन डी के अंतर्गत रखा गया है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंतर्गत। फेमा का पूर्ण रूप क्या है, तो फेमा मतलब फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ऑप्शन ए इसका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। निम्न में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। तो आप जानते हैं कि यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन था वो रखा गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, विकल्प सी सही है। और भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के निहित अर्थ हैं, मतलब भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निहित हैं, ये प्रश्न है। और इसका आंसर है ऑप्शन डी यानी कि अनुच्छेद 29। ठोस चालक में जो धारा प्रवाहित होती है, करंट कैरियर्स इन सॉलिड कंडक्टर्स आर, ये जो होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन यानी कि विकल्प डी इसका सही है। और शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, आप जानते हैं, और ये जो आर्टिकल 21 ए है इससे संबंधित है। ठीक है। और ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है, तो CaOCl2 कहते हैं इसे, विकल्प ए सही है। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। और 18 कैरेट सोने में खरे सोने का प्रतिशत कितना होता है। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा समझो आप कि यहाँ पर जब 24 कैरेट सोना होता है तो इसे माना जाता है कि ये 100% जो है प्योर है। अब अगर इसको 18 कैरेट में बदलोगे तो सबसे पहले 1 कैरेट निकालो। 1 कैरेट का मतलब होगा 100/24। और अगर बात यहाँ पर हो रही है 18 कैरेट की तो क्या करेंगे आप, यहाँ पर कर लेंगे आप 180/24 × 18 और ये आएगा आपका 75%। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। संतरे में विटामिन क्या पाया जाता है, विटामिन सी पाया जाता है। तो विकल्प सी यहाँ पर सही है। और क्वेश्चन नंबर 50 क्या था, अब यहाँ पर देखो बहुत ही सरल प्रश्न था ये। इसमें क्या किया गया है कि 7256 √196 और यहाँ पर क्या आएगा ये आपसे पूछा गया था। तो आसानी से आप इसको हल कर सकते हो। देखो क्या है 196 अगर आप लिखोगे तो ये 14 × 14 हो जाएगा। तो अंडर रूट है मतलब 14 × 4 = 56। इसी प्रकार से अगर आप 18 यहाँ पर रख लो तो 18 × 18 करना पड़ेगा आपको, मतलब 324। यहाँ पर क्या उत्तर होगा 324 हो जाएगा। और फिर 18 में 4 का मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिल जाएगा 72। तो यहाँ पर 324 आएगा जहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। प्रकाश वर्ष ये जो है एक वर्ष में जो निर्वात में प्रकाश के द्वारा दूरी चली जाती है उसको कहते हैं, विकल्प डी इसका बिल्कुल करेक्ट है। इसके बाद है √5 - √3 /√5 + √3। तो ये किसके बराबर है, तो ये ऑप्शन ए इसका सही है।
4 माइनस अंडर रूट 15। टीवी सेट का मूल्य 30% घटाने पर उसकी बिक्री 20% बढ़ गई। दुकानदार की आय पर उसका क्या प्रभाव पड़ा, तो इसका जो है 16% घाटा हुआ। ठीक है, तो विकल्प बी इसका सही है। और 4 खिलाड़ियों की जो औसत उम्र है ये 18.5 वर्ष है। अगर कोच की उम्र भी इसमें शामिल की जाए तो औसत उम्र 20% से बढ़ जाती है। कोच की उम्र क्या है, तो इसको भी आप आसानी से हल कर सकते थे। देखो 4 खिलाड़ियों की औसत उम्र पहले निकाल लो, इनकी कुल उम्र क्या होगी, तो 18.5 गुणे 4 करके निकाल लेना। ये नियर अबाउट कितना आएगा, शायद इसको आप हल करोगे तो 74 आना चाहिए। उसके बाद देखो 18.5 में क्या करोगे आप कि इसका जो 20% है वो निकालोगे, तो ये कितना हो जाएगा, ये अबाउट हो जाएगा कितना 3.7 आएगा। तो ये जो 3.7 है, 3.7 इसको ऐड कर दो 18.5 में, हो जाएगा ये 22.2। इसको मल्टीप्लाई कर दो 5 से, क्योंकि जब कोच की उम्र भी इसमें शामिल की जा रही है तो जो एवरेज एज है वो 22.2 ईयर हो जाएगी। और 5 लोगों की ये औसत उम्र है, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरी उम्र आपको मिल जाएगी, और ये आएगी 111 की 111 वर्ष। अब बस क्या करना था आपको कि 111 में से 74 को घटा देंगे तो ये आ जाएगा 37 ईयर। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट है। इसी प्रकार से ये प्रश्न भी आप देख सकते हैं। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 55 क्या था, तो इसको जो आंसर करना है, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम हल करेंगे ऐसे प्रश्नों को तो वीडियो बड़ा लंबा होगा, इसलिए मैं ऐसे प्रश्नों को एक अलग वीडियो में आपके सामने लेकर आऊँगा। फिलहाल इसका जो सही आंसर है 55 का वो कितना है, तो इसका उत्तर होगा 1000। ठीक है, विकल्प बी इसका बिल्कुल करेक्ट है। दर्प का पर्यायवाची कौन सा होता है, दर्प मतलब अहंकार होता है, तो यहाँ पर विकल्प ए सही है। मन को हरने वाला यानी कि मनोहर होता है। गागर में सागर भरना, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका थोड़े में बहुत कहना। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, तो ऑप्शन डी होगा महत्वाकांक्षा, इसी प्रकार से लिखा जाता है सही तरीके से। एकल का विलोम क्या होगा, बहुल हो जाएगा, विकल्प सी। अब यहाँ पर देखो, नेहरूज वाज ए मेनी साइडेड पर्सनालिटी, ही enjoyed reading and writing books as much as he enjoyed fighting political and social evils or resisting tyranny। तो यहाँ पर देखो जो ये पैसेज है ये दिया गया है, इस पर आधारित ही आपको यहाँ पर आंसर करना था। तो पंडित नेहरू enjoyed क्या, तो वो जो है पंडित नेहरू जो थे उन्हें पढ़ना लिखना बड़ा पसंद था, तो विकल्प सी होगा रीडिंग एंड राइटिंग बुक्स। और विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट पंडित नेहरूज पॉइंट ऑफ व्यू, तो इसका उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, साइंस एंड ह्यूमनिज्म आर इक्वली इंपॉर्टेंट। और ए मेनी साइडेड पर्सनालिटी मीन्स क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि एक डी हो जाएगा, ए पर्सन हैविंग वेरिड इंटरेस्ट, डी हो जाएगा। ठीक है, और एंटानिम्स किसका देना है, ट्रांसपेरेंट का, तो ये हो जाएगा अपाक। ठीक है, और सिनोनिम्स देना था, पर्यायवाची देना था आपको, फेमस का मतलब पॉपुलर हो जाएगा। तो ये थे इस पर आधारित प्रश्न। और देखो इंग्लिश तो बिल्कुल भी आसान आई थी और बिल्कुल कठिन नहीं थी। ठीक है, और पक्षी विज्ञानी ये अध्ययन करते हैं पक्षी का, तो नृविज्ञानी करते हैं किसका, मानव का करते हैं, तो डी सही है इसका। और किसी कूट में यहाँ पर प्रोडक्शंस को लिखा जा रहा है QQPCVEU HPMT, तो इसी कूट में जो ओरिएंटेशन है क्या लिखा जाएगा, तो विकल्प बी इसका सही था, NSHFMVBSJNO। ठीक है, रीता की ओर इशारा करते हुए निखिल ने कहा कि मैं उनकी माँ के पुत्र का इकलौता पुत्र हूँ। रीता की ओर इशारा करते हुए निखिल कहता है कि मैं उनकी माँ के पुत्र का इकलौता पुत्र हूँ, तो मतलब रीता जो है निखिल से कैसे संबंधित है, तो बुआ है। और यदि किसी वर्ष में 25 अगस्त को गुरुवार है तो उस वर्ष में सोमवार की संख्या क्या है। फ्रेंड्स यहाँ पर अगर देखो प्रश्न क्या है कि 25 अगस्त को गुरुवार हो रहा है, तो फिर सोमवार कितने पड़ेंगे उस महीने में, तो 22 को पड़ेगा सोमवार, इसको ऐसे निकाल सकते हैं आप। और फिर आप जानते हो कि इसमें से क्या करना है, इसमें से बस देखो सीधे सीधे आपको क्या करना था कि 22 में अगर आप 7 जोड़ोगे तो ये क्या हो जाएगा, 29 हो जाएगा। उसके बाद 22 पड़ रहा है तो 22 से पहले आ जाओ, तो कुल मिला के 5 सोमवार पड़ेंगे, विकल्प डी इसका यहाँ पर सही था। मतलब कुल मिला के 7 अंक आपको जिसमें ऐड करने होते हैं। जैसे कि अगर आज की जो भी तारीख है, आज जो भी डेट है, अगर आप ये जानना चाहते हो कि नेक्स्ट डेट पर कौन सी तारीख होगी, तो मतलब उसको आप ऐसे कर सकते हो कि बस उसमें +7 कर दो, तो सेम डे किस डेट को पड़ेगा ये आपको पता चल जाता है। उस शब्द का चयन करिए जो समूह के बाकी शब्दों से मेल नहीं रखता। तो देखो यहाँ पर मक्खन, पनीर और दही ये सब एनिमल प्रोडक्ट हैं, जबकि तेल जो है ये बायो प्रोडक्ट है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है। और कौन सी भारतीय दूरसंचार कंपनी विश्व की 5वीं सबसे मजबूत ब्रांड है, तो ऑप्शन ए भारतीय एयरटेल। बोल्ड यानी कि बम्बू ओएसिस ऑन लैंड्स इन ड्रॉट परियोजना जो है ये राजस्थान में शुरू की गई है,
विकल्प सी। अब देखो ये सारे प्रश्न मैंने पढ़ाए हुए हैं, ठीक है। जिन लोगों ने 8 महीने का जो करंट अफेयर है पीडीएफ जो परचेज करी होगी, या फिर जिन लोगों ने डेली हमारा सेशन देखा होगा, तो एक भी प्रश्न उसका छूटा नहीं होगा। सारे के सारे प्रश्न आए हैं जो मैंने पढ़ाया है, ठीक है। एक भी प्रश्न बाहर से नहीं आया है। संयुक्त राष्ट्र की कोवैक्स योजना के अंतर्गत कोविड-19 की मुफ्त वैक्सीन पाने वाला पहला जो देश था वो था घाना, विकल्प सी। और किस शहर में लाइट हाउस परियोजना का क्रियान्वयन नहीं हुआ था? तो देखो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि कुल 6 राज्य थे जहाँ पर लाइट हाउस परियोजना की शुरुआत की गई थी। तो ये कौन कौन से? ये त्रिपुरा था, झारखंड, यूपी, इसके अलावा एमपी, गुजरात और तमिलनाडु थे। इसमें बिहार नहीं था, मतलब पटना इसमें शामिल नहीं है। तो विकल्प 20 का आंसर होगा। उस भारतीय पहलवान का नाम क्या है जिस पर हाल ही में डोपिंग के लिए 2 साल का प्रतिबंध लगाया गया? तो ये सुमित मलिक है, ऑप्शन ए। और भारत का वह कौन सा प्रथम राज्य है जहां पर एंड टू एंड ई कैबिनेट प्रणाली शुरू की गई? तो ये प्रश्न भी मैंने डिस्कस किया था, हिमाचल प्रदेश इसका उत्तर है। और किस भारतीय मंत्रालय द्वारा हाल ही में 2019-20 के लिए UDISC प्लस शुरू किया गया है? तो ये है शिक्षा मंत्रालय। अभी ये प्रश्न भी मैंने पढ़ाया था, ठीक है। और अंतरिक्ष में पाए जाने वाले भारतीय मूल की दूसरी अमेरिकी अंतरिक्ष महिला कौन है? तो इनका नाम है शिरीष बांदला। ये प्रश्न भी मैंने दिया था आपको पढ़ने के लिए। और जिन लोगों ने PDF पढ़ी होगी अच्छे से, सारे प्रश्न उनको मिल गए होंगे। और यहाँ पर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित पोर्टल सुपेस भारत में किस न्यायालय के लिए शुरू किया गया? तो ये था सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय। विकल्प डी इसका सही है। और कितने भारतीय राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं? तो देखो कुल मिला के 5 राज्य हैं। कौन कौन से हैं बताओ? एक सिक्किम हो गया, दूसरा वेस्ट बंगाल हो गया, और फिर 3 हो गए बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। कोस्टारिका कहाँ की राजधानी है? तो इसको गेस करना बड़ा आसान था। ढाका बांग्लादेश, और दिल्ली भारत, बीजिंग चीन। तो बचता है सांसूस, बस इसको आपको टिक कर देना था। स्मार्टफोन निर्माता वीवो अब यहाँ पर सड़कों पर आपको दिखाई मतलब देता ही होगा कि वीवो पर किसकी तस्वीर होती है? विराट कोहली की होती है। तो सी ऑप्शन इसका सही था। भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है? यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन लोगों के मन में आया होगा। बहुत सारे लोगों ने 552 पर टिक किया होगा, जो कि गलत हो जाएगा। इसका उत्तर जो होगा अब 550 होगा। अब जो है ये 550 हो गया है। हिंदी दिवस देखो यहाँ पर हो रही है। अगर यहाँ पर होता 10 जनवरी तब थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता। फिलहाल केवल 14 सितंबर था। तो 14 सितंबर 1949 को जो हिंदी को आधिकारिक रूप से अपनाया गया था। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी है, 14 सितंबर। कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो यहाँ पर भी लोग कन्फ्यूज हुए होंगे। बहुत सारे लोगों ने अफगानिस्तान पर टिक किया होगा, जो कि गलत हो जाएगा। सही उत्तर इसका म्यांमार है। विकल्प 20 का बिल्कुल करेक्ट है। केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा क्या है? तो मलयालम है, ठीक है। और इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि ओणम, अब बड़ा सरल प्रश्न था। ओणम तो आप जानते ही हैं, ये संबंधित है केरल से। तो विकल्प ए इसका करेक्ट है। और कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक है? तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल जो क्रम है उसको याद रखोगे तो बड़े आसानी से ऐसे प्रश्नों को आंसर कर पाओगे। सही जवाब इसका ऑप्शन बी है, यानी कि बुध। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई कौन थे? तो रविन्द्रनाथ टैगोर थे। कब मिला था इनको नोबेल? 1913 में मिला था, ठीक है। पहले भारतीय और पहले एशियाई भी यही थे। तो किस स्थान पर अजंता और एलोरा की गुफाएं हैं? तो ये औरंगाबाद में है। औरंगाबाद कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। और इसी प्रकार से अब यहाँ पर देखो गद्यांश को पढ़ना था और उस पर आधारित जो प्रश्न है उसको आंसर करना था। तो यहाँ पर धरातल से युद्ध की विभीषिकाओं को सदा सदा के लिए समाप्त करने के लिए गांधी जी ने विश्व को अहिंसा रूपी अस्त्र प्रदान किया है। तो ये पढ़ लेना आप, क्योंकि ये जो क्वेश्चन पेपर है अगर आपके पास नहीं है तो टेलीग्राम चैनल पर मैं शेयर कर दूंगा, वहाँ पर जाकर इसे डाउनलोड कर लेना और इसे पढ़ लेना। फिलहाल मैं इसका आंसर आपको बता देता हूँ। विश्व शांति की स्थापना के लिए सबसे आवश्यक क्या है? तो देखो जो भी हमें यहाँ पर आंसर करना है वो इस पैसेज से ही करना होता है, ठीक है। आपको अपने मन से कुछ नहीं चुनना होता है, इसीलिए यहाँ पर आपको ये जो पैसेज है ध्यान से इसको पढ़ना चाहिए। तो विश्व शांति की स्थापना के लिए सबसे आवश्यक यहाँ पर बताया गया है अहिंसा और प्रेम को, ठीक है। इसके बाद है कि कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाया जा सकता है अहिंसा के द्वारा। और किसी भी राष्ट्र के स्वर्णिम युग के प्रमुख तत्व क्या हैं? तो जो स्वर्णिम युग के प्रमुख तत्व हैं वो है शांति, सुख और रचनात्मक कार्य, ठीक है। नितांत का मतलब होता है बिल्कुल। और विश्व में शांति क्यों आवश्यक है? तो उत्तमोत्तम रचनात्मक कार्य के लिए। अब यहाँ पर कुछ लोग विकल्प सी को सही बताएंगे, गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं शांति के अभाव में मानव जाति का विकास संभव नहीं। प्रत्येक राष्ट्र का स्वर्णिम युग वही कहा जाता है जहाँ पर पूर्ण शांति और सुख रहा हो तथा उत्तमोत्तम रचनात्मक कार्य किए जाते हों। तो यहाँ से इसका उत्तर आएगा ऑप्शन ए, ठीक है।
और इसी प्रकार से एक पैसेज और था, इस पर आधारित 96 to 100 पर आधारित जो प्रश्न पूछे गए थे। विज्ञान आज के मानव जीवन का अविभाज्य और घनिष्ठ अंग बन गया है। मानव जीवन का कोई भी क्षेत्र विज्ञान के अभूतपूर्व आविष्कारों से अछूता नहीं रहा। इसी से आधुनिक विज्ञान का युग जो है ये विज्ञान के मतलब इसी से आधुनिक युग विज्ञान का युग कहलाता है। तो ये जो पूरा पैसेज है ये आपको पढ़ना है। अब यहाँ पर मैं इसका आंसर आपको बताता हूँ। देखो, वैज्ञानिक चिंतन पद्धति से मनुष्य का सबसे बड़ा उपकार यह किया गया है कि उसे मुक्ति मिली है भ्रमपूर्ण रूढ़िवादी विचारधारा से। तो ऑप्शन डी सही है। और विश्व के परिवारवत लगने का मुख्य कारण क्या है? यातायात और संचार साधनों का विकास जो हो गया है। तो विकल्प सी सही है। हस्तामलक का मतलब क्या होगा? हस्त धन आमलक, यानी कि हाथ में अगर आंवला हो, मतलब इतना स्पष्ट, तो इसका जो मतलब होगा वो होगा अस्पष्ट और अनायास बोधगम्य है, बिल्कुल क्लियर। ठीक है, तो विकल्प बी इसका सही होगा। वैज्ञानिक चिंतन पदबंध से मतलब है वैज्ञानिकों के द्वारा किया गया चिंतन। और विज्ञान मानव की सबसे बड़ी शक्ति इसलिए कही गई है क्योंकि इसी के बल से मनुष्य जो है वो प्रकृति और प्राणी जगत का सिरमौर है। अकॉर्डिंग टू दिस पैसेज ये सारे आंसर मैं आपको बता रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, ये था पूरा जो क्वेश्चन पेपर था और ये एच सीरीज है। ठीक है, हालांकि सभी प्रश्न जो पूछे गए थे वो यही प्रश्न रहे होंगे, सिर्फ उनका क्रम जो था वो थोड़ा सा ऊपर नीचे था। हाँ, कुछ मतलब विकल्प भी ऊपर नीचे कर दिए गए थे, लेकिन प्रश्न यही थे। तो ये प्रश्न आपके बड़े इंपॉर्टेंट हैं। और ये वीडियो अगर आपको पसंद है तब प्लीज़ आप इसे लाइक और शेयर कर देना। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।